नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज 13 अप्रैल का दिन है और आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व वाला है और 3 वजह है जिसकी वजह से आज हम बहुत महत्वपूर्ण दिन मान सकते हैं आज के दिन को। दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है कि आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक सिख सैन्य संप्रदाय स्थापित किया गया था जिसे खालसा पंथ नाम दिया गया, जिसकी वजह से आज ही के दिन बैसाखी त्योहार के रूप में सिख संप्रदाय के द्वारा, सिख लोगों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा कारण है आज की ऐतिहासिकता का कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आज ही के दिन हुआ और अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति क्रूरता जग जाहिर हुई और आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से काले दिन के रूप में जाना जाता है। जी हां, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि आज ही के दिन भारत की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और सियाचिन पर भारत का झंडा बुलंद कर दिया। जी हां दोस्तों, तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इन तीनों ऐतिहासिक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खालसा पंथ की, जो कि आज ही के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। खालसा पंथ जो कि एक सिख सैन्य संप्रदाय था, कह सकते हैं कि हजारों सिखों की एक तरह से सेना थी, कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, हजारों सिखों की एक तरह से सेना थी। कुछ किताबों में यह संख्या 80,000 तक मिलती है, जो मुगलों से लड़ने के लिए या यूं कह लीजिए कि मुगलों से अपनी रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसको बेहद अच्छे तरीके से अगर समझना है तो हमें यह जानना चाहिए कि जहां एक तरफ सिख धर्म या सिख राज्य चल रहा था तो दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य चल रहा था। जहां पर एक और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक सिंह के द्वारा 1499 में की गई और 1708 तक आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी रहे। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो मुगल साम्राज्य 1526 में स्थापित हुआ और 1707 तक शक्तिशाली बना रहा औरंगजेब की मृत्यु तक। मतलब यह है कि एक तरफ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ सिख साम्राज्य या सिख धर्म कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू के सिख गुरु हैं दोस्तों, जो शुरू के सिख गुरु हुए, जैसे गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, तो शुरू के जो 4 सिख गुरु हैं वहां तक सिखों के और मुगलों के संबंध या तो सामान्य रहे या तो बेहतर रहे, है ना। लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के समय में जब मुगल शासक जहांगीर था, यहां से मुगल और सिखों के संबंध खराब होने शुरू हुए जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी, इस वजह से कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी। जी हां, यहीं से सिखों और मुगलों के संबंध खराब हुए और अर्जुन देव को न केवल फांसी दी गई बल्कि जो 6ठे सिख गुरु हुए अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद दोस्तों, उन्हें भी ग्वालियर के किले में 2 साल तक मुगलों ने कैद रखा। वहां से आजाद होने के बाद 6ठे सिख गुरु हरगोविंद ने ठाना कि हम मुगलों का मुकाबला करेंगे और इसके लिए उन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, उन्हें मांसाहार की अनुमति दी और मुगलों के खिलाफ एक तरह से, है ना, तैयारी अपनी शुरू कर दी ताकि रक्षा की जा सके सिखों की मुगलों की जो क्रूर नीतियां हैं उससे। यहीं से शुरू होता है मुगलों और सिखों के बीच का संघर्ष, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आगे चलकर हम देखेंगे कि 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के समय में मरवा दिया गया। यहां से चीजें, यहां से संबंध और भी ज्यादा खराब हो गए और फिर 10वें सिख गुरु आए गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने वो करके दिखाया जिसने मुगलों को हिला कर रख दिया। जी हां, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों
आज ही के दिन 13 अप्रैल के दिन 1699 में जो खालसा पंथ स्थापित किया, जिसमें करीब 80,000 सिख सैनिक थे। एक तरह से सिख सैन्य संप्रदाय था खालसा पंथ, और इसको आप खालसा सेना भी कह सकते हैं एक तरह से, जिसने मुगलों की क्रूर नीतियों का सामना करने के लिए डटकर एक दूसरे का साथ दिया और पूरी मजबूती के साथ मुगलों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में यह खालसा सेना कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि खालसा पंथ खड़ा हुआ। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने 1, 2, 3 नहीं, लगभग 5 युद्ध मुगलों के खिलाफ लड़े, जिसमें से नादौन के प्रथम और द्वितीय युद्ध और कुछ और खिदराना के युद्ध, चकमौर के युद्ध जैसे युद्धों के नाम आते हैं, जिसमें एक के बाद एक कई मौकों पर गुरु गोविंद सिंह को जीत भी मिली। हालांकि अब होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अंततः हम देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे दोस्तों, उनको मरवा दिया गया या किसी तरह से उनको दीवार में चिनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह अंततः मुगलों को खत्म करने में या यूं कह लीजिए कि मुगलों का सफाया करने में सफल तो नहीं हुए खालसा पंथ के माध्यम से, लेकिन फिर भी इन्होंने जो मुगलों को चुनौती दी, जो मुगलों के खिलाफ इनका संघर्ष रहा, उसने कहीं ना कहीं मुगलों को यह मानने पर विवश जरूर कर दिया कि भैया सिखों से टकराना नहीं तो फोड़ के रख देंगे। तो कहीं ना कहीं इन संघर्षों ने मुगलों को एक बात तो जरूर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि सिखों से लड़ना नहीं है, सिखों को प्रताड़ित नहीं करना है, नहीं तो वो हमें है ना डट कर हमारा मुकाबला करेंगे और हमें हरा भी सकते हैं, जैसा कि कई मौकों पर इन्होंने हराया भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि गुरु गोविंद सिंह के सभी पुत्रों को मार दिया गया है ना औरंगजेब के ही समय में, तो इस वजह से गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि भाई इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया और गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं हुआ, लेकिन प्रथम सिख राजनीतिक नेता के रूप में बंदा बहादुर ने कमान संभाली और इन्होंने भी मुगलों के कई मौकों पर छक्के छुड़ाए। जी हां, तो ये तो रहा खालसा पंथ का इतिहास और ये आज ही के दिन 1699 में स्थापित हुआ, जिसकी वजह से आज ही के दिन बैसाखी पर्व के रूप में सिखों के द्वारा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली पंजाब में। अब हम बात करते हैं दूसरी ऐतिहासिक घटना पर जो आज ही के दिन घटी, और यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए हमें वर्ष 1919 में ही 19 मार्च के दिन आए रोलैट एक्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा, और इसके बारे में जानने के लिए हमें सेडिशन कमेटी को भी समझना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर सेडिशन कमेटी क्या है? तो सेडिशन कमेटी मतलब रोलैट कमेटी कह सकते हैं, रोलैट समिति कह सकते हैं। तो मामला क्या हुआ था समझिएगा। हम सभी जानते हैं कि जहां एक और उदारवादी नेता, ठीक है, संगठित रूप से प्रयास कर रहे थे, और भी बहुत सारे नेता थे जो भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्षशील थे, उसी समय दूसरी ओर आप देखेंगे तो कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे जो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षरत थे, जिसमें हम चापेकर बंधुओं को जानते हैं, प्रफुल्ल चाकी को जानते हैं, खुदीराम बोस को जानते हैं, रास बिहारी बोस को जानते हैं, जिन्होंने हार्डिंग बम कांड कराया, हार्डिंग को उस समय के वायसराय को मारने का प्रयास हुआ, और भी कई सारी घटनाएं हुई। इन घटनाओं को अंग्रेज आतंकवादी घटना का है ना रूप देते थे। उनकी नजर में ये आतंकवादी घटनाएं थी, बाकी हमारी नजर में तो क्रांतिकारी घटनाएं थी ही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन घटनाओं की जांच करने के लिए और इन घटनाओं को रोकने के लिए, इस पर पूरा विचार विमर्श करने के लिए वर्ष 1917 में एक कमेटी बनाई, जिसको रोलैट कमेटी कह सकते हैं, जिसको सेडिशन कमेटी कह सकते हैं। कारण यह था कि इसके अध्यक्ष सर सिडनी रोलैट थे। ठीक है, कौन था? सर सिडनी रोलैट इसके अध्यक्ष थे इस सेडिशन कमेटी के। तो इस सेडिशन कमेटी ने जो विभिन्न घटनाओं पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट पेश की, इसी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसे हम रोलैट एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसे काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाकई में यह काला था, इसमें बहुत कुछ काला था। सबसे बड़ा काला क्या था? सबसे बड़ा काला यह था कि ये एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर दोस्तों गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। जी हां, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जी हां, इसीलिए, और यह भी है कि भाई आप देखेंगे कि इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील तो चलती नहीं थी, सीधा गिरफ्तारी और 2 साल तक जेल में रखना।
ठीक है, तो इतना खतरनाक कानून था और इसी रोलैट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लाया गया और इसी रोलैट एक्ट, इसी काले कानून के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पंजाब के ये दो लोकप्रिय नेता गिरफ्तार हुए तो इन दोनों लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। शुरू किया गया, कह लीजिए, बैसाखी के दिन। जी हां, बैसाखी के दिन को चुना गया क्योंकि बैसाखी का दिन सिखों के लिए बहुत महत्व वाला दिन होता है। तो बैसाखी के दिन को चुना गया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में सिख लोग इकट्ठा हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में। दोस्तों, जिस दिन यह प्रदर्शन शुरू हुआ उसी दिन पंजाब के गवर्नर जनरल डायर ने मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून लगा दिया। और इस सैन्य कानून का मतलब था कि एक जगह पर आप इकट्ठा नहीं हो सकते, दो या दो से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसी मार्शल लॉ का सहारा लेकर सीधे अंग्रेज पुलिस घुस गई जलियांवाला बाग में और वहां पर दोस्तों जनरल डायर के आदेश पर बिना किसी, जी हां, कोई वार्निंग नहीं दी गई, एक बार भी नहीं कहा गया कि इस जगह को खाली कर दीजिए या प्रदर्शन रोक दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो कि गलत था। एक बार एटलीस्ट कहना तो चाहिए था कि हां भाई प्रदर्शन नहीं करना है या ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा गया। जनरल डायर ने पहुंचते ही पुलिस को आदेश दिया फायर करने का। जी हां, और इस फायरिंग में 1000 से ज्यादा भारतीयों की जान गई। जी हां, वैसे तो इस घटना की जांच के लिए जो अंग्रेजों की तरफ से बनाई गई हंटर कमेटी थी उसने महज कुछ ही 300-400 के, लगभग 400 के आसपास भारतीयों के मारे जाने की बात कही। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस घटना की जांच के लिए जो तहकीकात कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, इस तहकीकात कमेटी ने 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। जी हां, जो भी रहा हो, 1000 से ज्यादा लोग जो मारे गए ये अपने आप में बहुत बुरी घटना थी। और इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था और इस गुस्से के माहौल को देखते हुए, इस माहौल को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को वापस बुला लिया, भारतीयों को यह दिखाने के लिए कि देखिए हमने इसे दंडित कर दिया। लेकिन यह महज एक दिखावा था। जनरल डायर को यहां से ब्रिटेन वापस बुला तो लिया गया, लेकिन जब जनरल डायर ब्रिटेन पहुंचा तो उसे वहां सम्मानित किया गया। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, मान की तलवार कहा गया। और इस तरह से भारतीयों का खून और खौल उठा कि आखिर यह हो क्या रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरफ और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा का अपमान एक तरफ। मतलब माहौल ऐसा हो चुका था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से हिंदुओं में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति भयंकर गुस्सा था और तुर्की के खलीफा का अपमान जो सेवर्स की संधि से हुआ, इससे मुसलमानों में भी काफी गुस्से का माहौल था। इस माहौल का फायदा उठाकर गांधी जी को लगा कि ऐसा किया जाए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें। और गांधी जी के इस विचार को असहयोग आंदोलन के रूप में हम देखते हैं कि इन्होंने शुरू किया। जी हां, जो भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का अपराधी जनरल डायर को अंततः उधम सिंह ने उधम मचाया और 1940 में लंदन में घुस के, जी हां दोस्तों, अंग्रेजों के घर में घुस के लंदन में एक कैक्सटन हॉल था, उस कैक्सटन हॉल में जनरल डायर को 13 मार्च 1940 के दिन पंजाब के एक सिख सरदार, भारत माता के शेर उधम सिंह ने गोली मार दी। और इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह ने 1940 में लिया। जी हां दोस्तों, तो ये रही बात आज के दिन घटी जलियांवाले बाग हत्याकांड की। अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों आज ही के दिन शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की। अगर हम ऑपरेशन मेघदूत की बात करें दोस्तों, तो भैया क्या गजब का ऑपरेशन था। आपको बताते चले, भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच में हुए जो युद्ध हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला संघर्ष हुआ था वो तो आजादी के बाद ही हो गया था, जिसमें हम जानते हैं कि पीओके वाला जो हिस्सा है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उसमें यूएनओ के हस्तक्षेप की वजह से मामला बिगड़ा, नहीं तो पूरा का पूरा पीओके हमारा होता।
एकदम जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों पहला युद्ध हुआ, वो हुआ था वर्ष 1965 में। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ। 1684 में हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, 87 में कंप्लीट हुआ, और है ना, सॉरी 1984 में, और 1999 में कारगिल का युद्ध तो आप जानते हैं। इन चारों मौकों पर, यही नहीं और भी कई मौकों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें अपनी शक्ति का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। जी हां, तो फिलहाल आज के दिन ऑपरेशन मेघदूत जो शुरू हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। यह ऑपरेशन मेघदूत कहां हुआ था, तो यह भी जरा देखिएगा। दरअसल में दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो ये है। ये क्या है दोस्तों? ये है सियाचिन। जी हां दोस्तों, ये क्या है? सॉरी, ये है आपका सियाचिन वाला क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? सियाचिन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इधर वाला क्षेत्र तो ये तो पीओके है। ठीक है भैया, ये पीओके है जिस पर पाकिस्तान अभी भी कब्जा जमाए बैठा है। और ये क्या है पता है? ये अक्साई चीन है जिस पर चाइना ने कब्जा जमाया हुआ है। तो वर्ष 1962 में जो भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ है ना, उस युद्ध में चाइना ने हमारे इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और वर्ष 1948 से ही, 47-48 से ही ये वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास आज भी उसके कब्जे में है वो हम पीओके के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र को अब लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत ही यहां पर सियाचिन आता है। सियाचिन जो कि काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है, ये जो सियाचिन है दोस्तों, जहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंडी होती है, इस सियाचिन वाला क्षेत्र जो है, यहां पर ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने चलाया और पाकिस्तानी सेना को यहां से मार भगाया और भारत का झंडा बुलंद हुआ। जी हां, तो इस प्रकार से यह सियाचिन वाला जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है। यहीं से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नुब्रा। जी हां, जो कि सिंधु की सहायक नदी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज यानी 13 अप्रैल के दिन की 3 ऐतिहासिक घटनाओं पर हमने इस सेशन में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने बताया आपको आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया खालसा पंथ जो कि एक सिख सैन्य संप्रदाय था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आज ही के दिन 1919 में हुआ। और तीसरा ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में भारतीय सेना ने चलाया। जी हां, तो कैसा लगा आपको पूरा सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप सभी के लिए इसी प्रकार से बेहतरीन सेशंस आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और आपके बहुमूल्य कमेंट जरूर चाहिए। लाइक वाला बटन बिल्कुल सभी को दबाना है जोरदार। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।